अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू कमर्शियल ज्योग्राफी। इंट्रोडक्शन टू कमर्शियल ज्योग्राफी हमारे पास हमारे इस कोर्स का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पर जब हम कमर्शियल ज्योग्राफी की बात करते हैं या हम ये सोचने की बात करते हैं कि कमर्शियल ज्योग्राफी बिजनेस पे पढ़ाना क्यों ज़रूरी होता है या इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज के अपने लेक्चर में। आज का लेक्चर जो हमारे पास कवर करेगा वो ये लेक्चर कवर करेगा कि कमर्शियल ज्योग्राफी कहते किसको हैं, कमर्शियल ज्योग्राफी को पढ़ना एज ए कॉमर्स स्टूडेंट क्यों ज़रूरी है, और हम अपनी दुनिया में मौजूद जितने रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज हम किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं या एक बिजनेस पर्सोनल अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा होता है। ये जो है आज के पूरे लेक्चर का जो है हमारा पार्ट ऑफ डिस्कशन है। और ये पार्ट ऑफ डिस्कशंस जो है हमारे पास कंसिस्ट करेगा हमारी कुछ वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन पे। और इसके साथ साथ जो है हम देखेंगे कि आने वाले वक्त में जो है जैसे 2020 से 2030 एंड 30 टू 2040 हमारे पास दुनिया में क्या डायनेमिक्स वर्क करेंगे। और बीइंग अ स्टूडेंट आपको किन चीज़ों के बारे में नो हाउ होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम ये बात अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि जब हम कमर्शियल ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं और जब हम इस दुनिया की बात कर रहे हैं जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, तो उस दुनिया के कॉन्टिनेंट क्या हैं, इस उस दुनिया की जो स्पेशलिटीज़ क्या है, जब ये दुनिया फॉर्म हुई थी उस टाइम से लेकर अब जब हम 2020 में स्टैंड कर रहे हैं, हम जब इस एरा में स्टैंड कर रहे हैं, तो इस टाइम जो है वो हमारे पास हमारे जो बिजनेस है उसके डायनेमिक्स जो है वो किस तरीके से तब्दील हुए हैं, हम उन तमाम चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पर। अगर हम बिल्कुल अर्ली एज की बात करें इस दुनिया में, वो टाइम जो था वो हमारे पास स्टोन एज टाइम ड्यूरेशन था। मतलब लोग पत्थरों के दौर में रहते थे, उनका काम सिर्फ ये होता था कि उन्हें अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करना है। और उनकी बुनियादी ज़रूरियात में सिर्फ जो एक चीज़ हुआ करती थी वो एक चीज़ ये हुआ करती थी कि उन्हें अपने जो है खाने की ज़रूरत को पूरा करना है। और ये खाने की ज़रूरत उनको क्या कहाँ से मिलती थी, उनको जो है अपने नेचर से और अपनी सराउंडिंग से मिला करती थी। तो उनके जो दो बुनियादी पेशे थे या जो दो बुनियादी प्रोफेशंस थे उनके पास, वो जो थे या तो वो हंटिंग किया करते थे या फिर जो उनको गॉड गिफ्टेडली वेजिटेशन मिल रही है फ्रॉम ट्री फ्रॉम प्लांटेशंस, तो वो वहाँ से क्या करते थे, उसको एक्वाइड किया करते थे। वहाँ से वो इन चीज़ों को एक्वाइट किया करते थे। देन फिर दुनिया जो है सिविलाइज्ड हुई, लोगों ने मूव करना शुरू किया, डिफरेंट ऑक्यूपेशन जो है दुनिया में इंट्रोड्यूस होना शुरू हुए कि सबसे पहले आप हंटिंग की बात करें तो हंटिंग के बाद वेजिटेशन की बात करें। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो एग्रीकल्चर के बारे में जो है रिवेल है कि वो जो है एग्रीकल्चर जो है वो उसकी जो पॉइनर है वो वुमेन है। तो जब वो वुमेन्स थी वो वहाँ पर जो है फ्री एट अ टाइम जब फ्री होती थी तो उन्होंने जो है इस एग्रीकल्चर के एक प्रोफेशन को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। देन इस दुनिया ने थोड़ा सा और आगे बढ़ना शुरू किया। फिर हम जो है टाइम ड्यूरेशन से अगर हम आगे जाएँ तो वहाँ पर आप लोगों ने विटनेस किया होगा, हिस्ट्री में विटनेस किया होगा कि आपकी जो है बहुत ज़्यादा वर्ल्ड डायनामिक्स जो है वो तब्दील हुई। पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ होना शुरू हुई। स्टार्ट की पॉपुलेशन अगर आप बात करें तो जस्ट 5 लाख के अराउंड हुआ करती थी, लेकिन अगर हम आज के पॉपुलेशन की बात करें तो हमारे पास 7 अरब से भी ज़्यादा की आबादी इस दुनिया में मौजूद है। फिर एग्रीकल्चर इवैल्यूएशन ने जो है दुनिया पे दस्तक दी। लोग जो है एग्रीकल्चर फैसिलिटेट होना शुरू हुए। लोगों ने अपने लाइवलीहुड्स जो है वो एग्रीकल्चर की तरफ जाकर अपनी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात को इस प्रोफेशन से या इस ऑक्यूपेशन से जो है वो हासिल करना शुरू किया। जब वो उन्होंने इस पूरे प्रोफेशन को में हासिल करना शुरू किया तो उन्हें ज़रूरत महसूस हुई कि कुछ चीज़ें और भी ज़िंदगी की ज़रूरियात जो है और आसान तरीके से हासिल हो सकती हैं। क्योंकि इंसान हमेशा जो है वो आसानियों का दिलदादा रहा है, उसको आसानियाँ ज़िंदगी में चाहिए होती हैं। तो जब उसको आसानियाँ ज़िंदगी में चाहिए तो उन्होंने क्या करा कि एग्रीकल्चर के प्रोफेशन से निकल के जो 4 बेसिक इन्वेंशंस हैं वो दुनिया में मार्केट में आई। जैसे कि जिसको आप सबसे पहले व्हील का नाम देते हैं, दैन फिर उसके बाद आप सुई का नाम देते हैं, फिर उसके बाद जो है आप लेज़र लाइट का नाम देते हैं और दैन फिर कैमरे का नाम देते हैं। ये 4 मेजर इन्वेंशंस जब दुनिया में आई तो आहिस्ता-आहिस्ता आप एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन से ग्रीन बास्केट के कॉन्सेप्ट से निकलते हुए जो है इंडस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स में एंटर हो गए।
मतलब अब पूरी दुनिया जो है वो क्या कर रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बात कर रही है, इंडस्ट्रियलाइज होने की कोशिश कर रही है। देन इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले स्टीम इंजन आप विटनेस करते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं कि स्टीम इंजन जो है आया, जिसको कोयले के थ्रू चलाने की कोशिश की गई, और फिर दैट इज़ द वन रिवोल्यूशन। दैन ब्रेड फोर्थ की कार जो है सबसे पहले जो है वो एक ऑटोमोब में जो है एक रिवॉल्यूशन लेकर आई, और फिर उस रिवॉल्यूशन के बाद जो है हम ग्लोबलाइज होना शुरू हुए, टेक्नोलॉजाइज होना शुरू हुए, और आज हम जिस एरिया में मौजूद हैं वो हमारे पास क्या है, कम्युनिकेटिंग या कम्युनिकेशन वर्ल्ड है, जहाँ पर आप तमाम की तमाम चीज़ें अपने कम्युनिकेशन से हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब इस पूरी डिस्कशन का सिनेरियो क्या है, जब हम एट द स्टार्ट स्टोन एज देखते हैं तो वहाँ पर भी जो है कमर्शियल की बात होती है, वहाँ पर भी लाइवलीहुड की बात होती है, वहाँ पर भी आप क्या कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को जो है वो गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, या अपनी ज़िंदगी को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आगे जाके जब हम ग्रीन बास्केट की बात करते हैं, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि भाई सिर्फ खाना जो है वीट या राइस नहीं है, उसके बाद भी दुनिया में थाउजेंड चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी ज़रूरत को पूरा कर सकती हैं। दैन फिर जब हम आगे आकर बात करते हैं एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन से करके हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे पता चलता है कि वहाँ पे हम देखते हैं कि वेरियस ऑक्यूपेशंस जो हैं वो निकल के आ रहे हैं। दुनिया के पास सिर्फ जो है ग्रीन बास्केट की एक टर्म मौजूद नहीं है, उसके पास ग्रीन बास्केट रिसोर्सेज मौजूद नहीं है। गॉड गिफ्टेडली हमारे पास और भी बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं वो दुनिया में मौजूद हैं। देन फिर जब हम वो तमाम रिसोर्सेज को जो है फाइंड आउट कर चुके हैं, एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो हमने दुनिया में एक नया एक स्टेज देखा कि वहाँ पर जो है कि ज़रूरी नहीं है कि हम बाउंड्री में रहें, ज़रूरी नहीं है कि हम एक स्पेसिफिक जगह पे रह के अपने लाइवलीहुड को पूरे करें। हम उससे आगे भी अपनी बाउंड्री को क्रॉस करके अपने कॉन्टिनेंट को, वन कॉन्टिनेंट को अनदर कॉन्टिनेंट क्रॉस करके सोच सकते हैं। ओके। फिर अब जिस टाइम ड्यूरेशन में खड़े हुए हैं यहाँ पर, अब हम इस ऑक्यूपेशन की बात कर रहे हैं कि आप जो है फिजिकल रिसोर्सेज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट मच देन इम्पॉर्टेंट। आप उसके अलावा भी कुछ दूसरे वर्चुअल रिसोर्सेज हैं जिनको लेते हुए आप क्या कर रहे हैं, अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को, अपने लाइवलीहुड को रन कर सकते हैं। ठीक है। अब जो है ये तमाम की तमाम चीज़ें इस बात पे फोकस कर रही हैं कि एक बिजनेस स्टूडेंट को ये बात ज़रूर मालूम होनी चाहिए उसको कहाँ से अपने रिसोर्सेज एक्वाइट करने हैं और कहाँ पे अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है। तो कमर्शियल जोग्राफी जिन चीज़ों पर बेस कर रही होती है वो ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं कि एक्वायर्ड आप कहाँ से कर रहे हो अपने रिसोर्सेज, और अपने रिसोर्सेज को जो है कहाँ पर ले जाकर यूटिलाइज कर रहे हो। कमर्शियल जोग्राफी की जो स्पेसिफिक डेफिनेशन जो उसके एक्सपर्ट देते हैं उनको देखने से पहले हम ये चीज़ विटनेस करेंगे कि इस दुनिया में, क्योंकि हमने अभी तक जो बात करी हम दुनिया पे रहते हुए बात करें कि दिस इज़ द वर्ल्ड एंड दिस इज़ द रिसोर्सेज एंड हाउ टू बी अकॉर्डेड। तो अब हम कुछ स्पेसिफिक टर्म्स देखेंगे कि जो कमर्शियल जोग्राफी में इस्तेमाल होती हैं और जिन्हें हमें एट द एट स्टार्ट हमें मालूम होनी चाहिए कि वो कौन कौन सी जो हैं चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज हो। तो यहाँ पर जो आपको फर्स्टली जो मैप नज़र आ रहा है कमर्शियल जोग्राफी के बिल्कुल नीचे, वो इस चीज़ को जो है प्रैक्टिस करने के लिए लगाया हुआ है, या इस प्रैक्टिस करने के लिए शो किया गया है कि आपके पास कितने जो हैं कॉन्टिनेंट मौजूद हैं, टोटल कंट्रीज़ जो हैं उसको हम देखते हैं कि आगे जाके मौजूद हैं, कौन सी कंट्रीज़ जो है वो डेवलप्ड हैं, कौन सी कंट्रीज़ अंडर डेवलप है, कौन सी कंट्रीज़ जो है वो डेवलपिंग में कंसीडर की जाती हैं, एंड व्हाट इज़ द क्राइटेरिया बिहाइंड इट, कि जब हम एक बात करते हैं कि दैट इज़ द डेवलप्ड कंट्री, तो उसका क्राइटेरिया क्या है, जब हम बात करते हैं डेवलपिंग का तो उसका क्राइटेरिया क्या है। ये तमाम की तमाम चीज़ें हम जो है विटनेस करते हैं अपने पास अपनी की इन्फॉर्मेशन पे, जो कि दुनिया के हिसाब से हैं। नाउ सबसे पहले हम की फिगर्स थोड़ी सी जो है गो थ्रू करें कि टोटल कॉन्टिनेंट जो है वो दुनिया में कितने हैं। तो 7 कॉन्टिनेंट एज यू नो दैट हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 7 कॉन्टिनेंट हमारे पास मौजूद हैं। सेम इज़ दैट हमारे पास 7 थी ओशियन मौजूद हैं। टोटल कंट्रीज़ जो हैं यूएन चार्टर्ड जिन कंट्रीज़ को रिकॉग्नाइज़ करता है वो है 195 कंट्रीज़। बाय द वे नॉर्मली अगर आप जो है चीज़ें सर्च आउट करें तो आपको नज़र आएगा कि 200 कंट्रीज़ भी मौजूद हैं और 205 कंट्रीज़ भी मौजूद हैं। तो ये जो 200 कंट्रीज़ हैं, 205 कंट्रीज़ की जाती है वो बाउंड्री के लिहाज से हम डिस्कस नहीं कर रहे होते, वो हम नेशनल वाइज डिस्कस करते हैं, कितनी नेशन इस दुनिया में मौजूद है हम इस हिसाब से उसको डिस्कस करें। सम अप करते हैं ज़रा इस बात को कि हमारे पास 195 जो कंट्रीज़ हैं वो 195 कंट्रीज़ यूएन चार्टर के हिसाब से जो है इस पूरी दुनिया में मौजूद हैं। और
और इसके अंदर वेटिकन सिटी शामिल नहीं है, होली सिटी शामिल नहीं है। उसका रीज़न ये है कि ये जो वेटिकन सिटी हम इसको एक अलग कंट्री के नाम से जान रहे होते हैं, तो वो उसका एक रिलीजियस बैकग्राउंड है और उसको जो है यूएन चार्टर्ड अपने पास एज अ कंट्री नहीं जो है वो कंसिडर कर रहा होता। एंड सेम एज द होली सिटी। तो 195 कंट्रीज जिन जो इंडिपेंडेंट है, जिनके साथ जो है आप कंप्लीटली अपनी ट्रेड रन कर सकते हैं, जिनके रिसोर्सेज अगर आप चाहें यूटिलाइज करना तो वो आप वहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। इन 195 कंट्रीज में आपके पास तकरीबन 50 मुस्लिम मेजोरिटीज कंट्रीज मौजूद हैं। अब 50 मेजोरिटी 50 एंड 52 के अराउंड जो है ये कंट्री मौजूद थी, 52 कंट्रीज थी ये। नाउ अब जो है 2020 में इसकी जो बॉन्डिंग है वो 50 कंट्रीज में आ गई है, क्योंकि हमारे पास जो दो कंट्रीज हैं वो क्या है, आपके पास किसी ना किसी दूसरे कंट्री की टेरिटरी बनी हुई है। दैट इज़ द मेन रीज़न कि 50 मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज जो हैं वो आपके पास इस दुनिया में मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें ये बात जानना क्यों ज़रूरी है कि हाउ मेनी कंट्रीज आर मुस्लिम्स एंड हाउ मेनी कंट्रीज आर नॉन मुस्लिम्स, या फिर जो है ये कंट्री है इसका रिलीजन जो है या इसको जो है डोमिनेट किया जाता है मुस्लिम कंट्री से, और इसको हिंदू कंट्री से डोमिनेट किया जाता है, इसको क्रिश्चियन कंट्री से डोमिनेट किया जाता है, और इसको ज्यूइश कंट्री से डोमिनेट किया जाता है। ये बात जानना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप जिस कंट्री में एंटर हो रहे होते हैं वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने हैं अपनी ट्रेड करने के लिए। देन फिर इसके बाद वहाँ के कल्चर को आपने ऑब्जर्व करना है, क्योंकि जो चीज़ें पाकिस्तान में आप जो है आराम से कर सकते हैं वो चीज़ें जो है मे भी पॉसिबल है कि आप किसी दूसरी कंट्री में जाके ना कर सकें। वो तमाम की तमाम चीज़ें जो पाकिस्तान में प्रोहिबिटेड है, सेम लाइक दैट किसी दूसरी कंट्री में जो है आप वो वहाँ पर जाकर उसको फॉलो करें। दैट इज़ द मेन रीज़न दैट कि हमें जो है ये चीज़ें मालूम होना ज़रूरी है। पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो 7.53 बिलियन पॉपुलेशन जो है विटनेस की गई थी 2017 में, और समहाउ ये 7.9 बिलियन तक पहुंच चुकी है 2019 एंड 2020 के करंट जो है डिमांड के मुताबिक। ओके, ये हमारे पास की फिगर्स मौजूद हैं। अब नाउ आप जो चीज़ देख रहे हैं वो है आपके पास वर्ल्ड कॉन्टिनेंट वाइज, कि आपके पास आपकी दुनिया जो है वो कॉन्टिनेंट वाइज वाइज कैसी है। वर्ल्ड इज इन सर्कल। इस सर्कल को जब हम स्प्रेड करें फ्लैट शेप में तो हमें पता चलेगा कि हमारे तीन कॉन्टिनेंट आपस में एक दूसरे से एडजॉइंट है। ओके, और जो है आपके पास दो कॉन्टिनेंट आपसे फार हैं। हमेशा चीज़ों को जो है आप याद रखें, जिससे आपको इस बात की आसानी होगी कि आपको कंट्री के नेम अपने फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे आराम से। अब यहाँ पर क्या करें, हमने क्या करा, वर्ल्ड के राउंड शेप को हमने फ्लैट शेप में ओपन कर लिया। एशिया यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, यूरोप नज़र आ रहा है, और यूरोप के साथ साथ आपको अफ्रीका भी एडजॉइंट नज़र आ रहा है। अगर आप यहाँ पर एशिया यूरोप एंड अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पर क्या है, आपके पास मेजर कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है वो रन हो रही होती हैं, क्योंकि आपके पास एशिया जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है दुनिया का, ठीक है। और अगर आप कंट्री वाइज बात करें, रशिया इज़ द लार्ज कंट्री, ठीक है। रशिया जो है सबसे बड़ी कंट्री है पूरी दुनिया में, तो रशिया को पजिस कौन करता है, एशिया एंड यूरोप। कि एशिया कुछ पार्ट जो है आपके पास एशिया के पास है और कुछ पार्ट जो है आपके पास यूरोप के पास है। देन अगर आप यूरोप की बात करें तो यूरोप जो है आपके पास कंसिस्ट करता है आपके पास डेवलप कंट्रीज़ पर। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो मेजर कॉन्सेप्ट है या इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो मेजर पार्ट है वो कहाँ से आया है, आपके पास आपके यूरोप के साइड से आया है, ठीक है। आपके पास मेजर इंडस्ट्रीज यूरोप में मौजूद हैं। टेक्नोलॉजिकल बेस जो है वो यूरोप क्या है, आपके पास साउंड है। एजुकेशनल बेस पे अगर आप बात करें तो जर्मनी इट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ अ यूरोप, वो आपके पास सबसे ज़्यादा साउंड वहाँ के एजुकेशन सिस्टम मौजूद है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो यूरोप के साइड में मौजूद हैं। एशिया के साइड पे बात करें, एशिया के पास रिसोर्सेज एविडेंट हालत में मौजूद हैं। एशिया पोजेस करता है सबसे बड़ी लार्ज पॉपुलेशन, एशिया के पास मौजूद है इंडिया के नाम से। और दैन फिर सबसे ज़्यादा लार्ज पार्ट जो है एशिया में मौजूद है। दैन चाइना जो है इट्स ऑल्सो द आफ्टर रशिया, चाइना इज ऑल्सो द पार्ट फॉर द लार्ज एरिया, जो कि होल्ड करता है लार्ज एरिया एशिया के अंदर एंड इन द वर्ल्ड ऑल्सो। देन ये तीन कॉन्टिनेंट आपके पास एक साथ आ गए। अब बाकी के जो साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका की आप बात करें तो साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका ये दोनों एक दूसरे से क्या हैं, एक दूसरे के नेबरिंग कॉन्टिनेंट मौजूद हैं। लेकिन इन दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में जो है आपके पास अटलांटिक ओशियन मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने यूरोप से ट्रैवल करके नॉर्थ अमेरिका की तरफ जाना है तो अंडरस्टूड है आपको क्या करना है, अपने जो है सी रूट को यूज़ करना है, या फिर आप अपने एयर रूट इस्तेमाल कर सकते हैं।
देन फिर अगर आप बात करें साउथ अमेरिका की, तो साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से बाय रोड भी आप कनेक्टेड कर सकते हैं, और ये दोनों अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ को जो है यहाँ पर आराम से रन भी कर सकते हैं। ओके फाइन स्टूडेंट, नाउ आपको एक छोटा सा पर्पल कलर का जो है राइट हैंड साइड के ऊपर बिल्कुल कॉर्नर पे जो है एक कॉन्टिनेंट नज़र आ रहा होगा, दैट इज कॉल्ड द ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड इज इट्स ऑल्सो द कंट्रीज। ऑस्ट्रेलिया अपना एक कंप्लीट कॉन्टिनेंट भी मौजूद है, और इसके अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया जो है एज ए कंट्री भी, क्योंकि इसका जो है स्क्वायर किलोमीटर इतना ज़्यादा नहीं है। समहाउ शुरू में तो ऑस्ट्रेलिया को कॉन्टिनेंट भी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। उसका रीज़न ये था कि कॉन्टिनेंट के लिए जितना स्क्वायर किलोमीटर एक स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड जो है उसको मीट नहीं करता था ऑस्ट्रेलिया। समहाउ थोड़े टाइम देने के बाद इसका एरिया जो है थोड़ा इंक्रीज़ हुआ, एंड लैंड पर इंक्रीज़ होने के बाद जो है हमने उसको क्या करा, बीइंग अ कॉन्टिनेंट जो है वो वहाँ पर कंसिडर करना स्टार्ट कर दिया। देन इसके बाद जो एक छोटा सा आपको पर्पल डॉट नज़र आ रहा है थोड़े से ऑस्ट्रेलिया से दूर, दैट इज कॉल्ड द न्यूजीलैंड। ओके, न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट का पार्ट ही समझा जाता है, लेकिन न्यूजीलैंड जस्ट काइंड ऑफ अ कंट्री। वो किसी भी कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं है, क्योंकि इट इज़ आइलैंड। और आइलैंड और इसको जब जब भी हम डिस्कस करते हैं दुनिया में, या जब भी हम कमर्शियल ज्योग्राफी के अंदर इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, तो हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को एक साथ ही कॉल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके पास क्या है, वर्ल्ड कॉन्टिनेंट है, जिससे आपको आइडिया मिल रहा है कि जब आप एशिया की बात करेंगे, तो एशिया में आपकी कौन सी जो है कंट्रीज़, या उसके साथ कौन से कॉन्टिनेंट जो है वो एडजॉइंट है। देन फिर हमारे पास अंटार्कटिका है। ओके, आपका पूरा सराउंडिंग एरिया, आपके जो है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जो है ये दोनों पोजेस करता है आपके पास आपका अंटार्कटिका। ओके, जहाँ पर आप किसी भी तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज़ को रन नहीं कर सकते, सिर्फ जो है एक हंटिंग का आप वहाँ पर काम कर सकते हैं, इसके अलावा हंटिंग या फिशिंग। और इसके अलावा जो है किसी भी तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज़ वहाँ पर रन नहीं कर सकते, क्योंकि साल हर साल वहाँ पर आपका जो टेम्परेचर होता है वो माइनस माइनस टेम्परेचर में होता है, फ्रीजिंग एल्टीट्यूड्स वहाँ पर जो है वो मौजूद है, दैट इज़ द रीज़न। नाउ दैट इज़ द वर्ल्ड एज ए कंट्री वाइज। अच्छा जी, वर्ल्ड एज ए कंट्री वाइज यहाँ पे शो करने का सिर्फ रीज़न ये है कि आप लोगों के फिंगर टिप्स पे ये हो कि एशिया के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ मौजूद है। मतलब आप तकरीबन एशिया जो पोजेस करता है वो 25 प्लस कंट्रीज़ जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिसको वो पोजेस कर रहा होता है अपने कमर्शियल बीइंग अ कमर्शियल एक्टिविटी के लिहाज से, ठीक है। तो आपके पास जो है सिर्फ ऐसा हो, आपके फिंगर टिप्स पे वो कंट्री ज़रूर होने चाहिए, जिससे आपको पता चले कि एशिया में अगर इस कंट्री का नाम लिया जाए तो अच्छा ये आपके पास एशिया में है, अगर इस कंट्री का नाम लिया जा रहा है तो ये आपके पास आपके यूरोप में, या फिर आपके ऑस्ट्रेलिया में, या फिर आपके साउथ अमेरिका, या फिर आपके नॉर्थ अमेरिका में मौजूद है। थोड़ा सा हम ज़रा फिंगर टिप्स पे वो नाम लेकर आते हैं कि वो कौन कौन से नाम हैं, जो कि अगर एशिया की बात करें तो ये नाम मस्ट भी जो है वो वहाँ पर मौजूद होंगे। एशिया में बात करें तो रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की, ये आप जो है क्या कर रहे हैं, एशिया में डिस्कस कर रहे हैं। तकरीबन 6 नेम्स मैंने यहाँ पर आपको काउंट कर रहे हैं। फिर अगर आप यूरोप की बात करें, तो यूरोप में आप जो है फिनलैंड, जर्मनी, पोलैंड, अल्जीरिया, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, इन कंट्रीज़ को आप क्या कर रहे होते हैं यहाँ पर, जब हम कमर्शियल ज्योग्राफी की कमर्शियल एक्टिविटीज़ की बात कर रहे होते हैं, तो हम इन कंट्रीज़ को वहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं। देन अगर हम अफ्रीका की बात करें, तो अफ्रीका में सबसे मेजर कंट्री जो है वो क्या है, आपके पास इजिप्ट है। ओके, इजिप्ट मेजरली जो है आपके पास कमर्शियल एक्टिविटीज़ पोजेस करता है, क्योंकि रिवर दरियाई नील जो है वो वहाँ पर क्या करता है, फ्लो करता है थ्रू आउट। सिर्फ इजिप्ट में जो है आपके पास दरियाई नील, और अफ्रीका के पास इतनी वाटर फैसिलिटीज़ जो है वो मौजूद नहीं है। और दूसरी जो है अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में शुमार होता है। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ डिस्कस की जाती है यहाँ पे वो इजिप्ट कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिहाज से डिस्कस किया जाता है। नाइजीरिया, अल्जीरिया, ट्यूनिस, ये जो है आपके पास, और साउथ अफ्रीका, ये जो है आपके पास क्या है, साउथ अफ्रीका इस वजह से भी किया जाता है, यहाँ पे जो है आपके पास गोल्ड माइन दुनिया में सबसे ज़्यादा मौजूद हैं, जिसकी वजह से जो है हम साउथ अफ्रीका को डिस्कस करते हैं बीइंग अ कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ पर। देन फिर जो है हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करते हैं साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में।
और साउथ अमेरिका में हम जो है ब्राज़ील की सबसे ज़्यादा यहाँ पे ब्राज़ील, पैराग्वे, यूरुग्वे हम इन चीज़ों की इन कंट्रीज़ की जो है सबसे ज़्यादा बात कर रहे होते हैं। ओके फाइन स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो है चीज़ें हमारे पास क्लियर हैं। अब बात करते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जो दुनिया है, इस पूरी दुनिया को जो है डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कहीं पर आपको ग्रासलैंड बहुत ज़्यादा नज़र आती है, कहीं पर आपको जो है माउंटेनियस रीजन बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, सही। और किसी कंट्री में जो है आपके पास आपकी रिवर फ्लो बहुत ज़्यादा कर रहा होता है, कहीं पर डेजर्ट का एरिया मौजूद है। ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या हैं आपके पास, किस चीज़ को कंसिडर कर रही हैं, आपकी फिजिकल फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड को कंसिडर कर रही हैं। जैसे कि अगर हम फ्रांस की बात करें, तो फ्रांस की जो बेसिक उनका जो कंट्रीब्यूशन है, ट्रेड कंट्रीब्यूशन जो है वो आपके पास हर्डिंग में होता है। मतलब वो जो है लाइव स्टॉक जो है उसको प्रमोट करते हैं, लाइव स्टॉक को जो है वो बना रहे होते हैं, उनको जो है ना ग्रो कर रहे होते हैं। ग्रास फील्ड अपनी जो है वो मैनेज करते हैं, ग्रास फील्ड मैनेज करने के साथ साथ जो है वो अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को अपनी प्राइमरी एक्टिविटीज़ के साथ जो है इनरिच कर देते हैं और वहाँ से अपने जीडीपी को रेज कर रहे होते हैं। मतलब सिंपल ये कि जो है ना एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ के साथ ग्रासलैंड को जो है टच कर दिया, हंटिंग कर दी, फिशिंग कर ली, और इसके अलावा जो है डेयरी फार्मिंग, लाइव स्टॉक, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है आप सबसे ज़्यादा जो आप परफॉर्म करते हैं, तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ वो ग्रासलैंड पे परफॉर्म कर रहे होते हो। और किसी भी कंट्री के लिए जो उसके ग्रासलैंड्स होते हैं वो उसके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंटली जो है अहम हिस्सा होते हैं आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ में अपनी जीडीपी को रन करने के लिए। देन फिर माउंटेन and alpines. It's also the important part for any country reason. आपकी कुछ वेजिटेशंस जो हैं उनके लिए ग्लेशियर सॉइल की ज़रूरत है। ठीक है, ग्लेशियर सॉइल, ग्लेशियर कहाँ से आएगा? ऑफ कोर्स दैट जो आपके माउंटेन्स मौजूद हैं वो आपके पास बड़े बड़े ग्लेशियर्स पोजिस कर रहे होते हैं, और उनके नीचे जो उनकी मिट्टी होती है वो उस मिट्टी के साथ वो केमिकल रिएक्शन करने के साथ साथ वो ग्लेशियर सॉइल को जो है इनरिच कर रहे होते हैं फर्टिलिटी के लिए। अब जो है ये जो माउंटेन्स होते हैं, ये माउंटेन जो होते हैं आपकी वेजिटेशन का, आपके वेजिटेशन के लिए सबसे बड़ा सोर्स है। आपकी वाटर सप्लाई का सबसे बड़ा सोर्स है और आपकी वेजिटेशन का सबसे बड़ा सोर्स है। आपने देखा होगा, अगर आप विटनेस करें सिर्फ पाकिस्तान के अंदर और आप केपीके के एरिया की तरफ जाएँ, तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है आपके पास कोहे हिंदुकुश मौजूद है, आपके पास हिमालय मौजूद है, आपके पास कराकोरम मौजूद है, तो वहाँ पर आप विटनेस करते होंगे कि आपका ड्राई फ्रूट्स जो है आपको उन्हीं एरिया से मिल रहा है। ठीक है, आपकी स्ट्रॉबेरीज, ओके, आपकी लीची, आपके आड़ू, खुबानी, इस तरह के जो वेजिटेशन सबसे ज़्यादा हैं वो आपके पास वहाँ पर हब मौजूद है। ओके, ये तमाम के तमाम जो हब मौजूद है, ये हब आपके पास कहाँ से आप इस रिसोर्स को हासिल कर रहे हो, अपने माउंटेन से हासिल कर रहे हो। ओके, एंड वाटर सप्लाई इज वन ऑफ द मेन रिसोर्स फॉर द फ्रॉम द माउंटेन्स। इसके बाद आप बात करें रिवर, जैसे कि अभी हम पीछे पीछे डिस्कशन कर रहे थे कि हम इजिप्ट को सिर्फ इसलिए याद रखते हैं, या इजिप्ट अफ्रीका में इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे रिवर नाइल जो है वो मौजूद है, और दरिया नील के फ्लो करने की वजह से सिर्फ उसकी जो है वो बेस्ट राइस जो है वो वहाँ पर दे रहा होता है, राइस की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा वहाँ पर होती है, वीट की प्रोडक्शन में भी वो अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो डाल रहा होता है। तो रिवर इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब ये जितने भी रिवर बैंक होते हैं, ये रिवर बैंक एक्चुअली जो है आपको क्या चीज़ें प्रोवाइड करें, आपकी फॉरेस्ट्री सबसे ज़्यादा जो है आपके पास रिवर बैंक के पास मौजूद होती है। ये रिवर जो है जब फ्लो करते हैं तो मिट्टी को अपने साथ जो है फ्लो करके ला रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी ज़मीन की फर्टिलिटी कम हो रही होती है, वो लैंड फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए रिवर की जितनी भी मिट्टी है उसको क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ यहाँ से क्या हो रही हैं, प्रोमोट हो रही हैं। आपके पास फॉरेस्ट्री मौजूद है, तो फॉरेस्ट्री आपके पास अगर जो है बहुत ज़्यादा थिक है, तो उस थिक फॉरेस्ट्री में आपके पास जो है आपके की एनिमल जो है वो आपको आराम से जो है वहाँ से फॉर अ हंटिंग एक्वायर्ड हो जाते हैं, मिल जाते हैं आराम से। ठीक है, तो रिवर इट्स ऑल्सो द अनदर पार्ट फॉर द फिजिकल फीचर ऑफ द वर्ल्ड। देन हम डेजर्ट की बात करें, डेजर्ट का नाम आते के साथ ही जो है एक गर्मी का टेम्परेचर फील होना शुरू हो जाता है, और सिर्फ हम जो है जर्नली हम इस चीज़ को इस तरह से याद रख रहे होते हैं किसी भी डेजर्ट को, कि यहाँ पर आप जो है बहुत ड्राई होगा, बहुत गर्मी होगी, और यहाँ पर किसी भी तरह की जो है ना वेजिटेशंस मौजूद नहीं होंगी। और सम टाइम जो है मोस्ट प्रोबेबली अगर हम बहुत जर्नल ऑब्जर्वेशन बात करें कि नॉर्मली हो जाती है कि डेजर्ट होती ही क्यों है, जो वहाँ पर हर चीज़ जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट के साथ मौजूद है। अच्छा जी,
डेजर्ट हम हर उस एरिया को कहते हैं जहाँ पर आपके पास जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट हो या एक्सट्रीम टेम्परेचर हो। वो एक्सट्रीम टेम्परेचर आपके पास गर्म भी हो सकता है और वो एक्सट्रीम टेम्परेचर आपके पास जो है ठंडा भी हो सकता है। अगर हम गर्म डेजर्ट की पाकिस्तान में रहते हुए बात करें तो आपके पास जो है थर मौजूद है, सही, चोलिस्तान मौजूद है, भवरबूका एंड थल मौजूद है। ये आपके पास क्या है, एक्सट्रीम वेदर, एक्सट्रीम टेम्परेचर, हॉट टेम्परेचर जो है यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर की बात करें लेकिन माइनस में पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए, तो यहाँ पर आपके पास आपका जो है कोल्ड डेजर्ट मौजूद है एज ए देवसाई। देवसाई आपके पास क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। तो हम हर उस एरिया को डेजर्ट की डेफिनेशन में पुट करते हैं जहाँ पर आपके पास आपका एक्सट्रीम टेम्परेचर हो। वॉट एवर वो पॉजिटिव वो जो है आपके पास गर्म कंडीशन में मौजूद हो, वॉट एवर वो आपके पास जो है किसी ठंडे क्लाइमेट की सूरत में मौजूद हो। अगर हम दुनिया में देखें तो इस दुनिया में आपके पास अटलांटिक, आपके पास पूरा कोल्ड डेजर्ट मौजूद है। आपके पास गोबी और सहारा जो है वो क्या है, आपके पास पूरा हॉट डेजर्ट मौजूद है। ओके। और इट हैज़ ऑल्सो वेजिटेशन, मतलब आप जो जितनी भी हर्ब यूज़ करते हैं वो आपके पास सारी की सारी हर्ब जो है वहाँ से आ रही होती है, आपके पास डेजर्ट से आ रही होती है। ठीक है। मतलब आपके पास जो है सिर्फ कैक्टिस की पूरी दुनिया में है 4000 काइंड्स मौजूद हैं कैक्टिस। और कैक्टिस की 4000 काइंड्स में से पाकिस्तान के पास 3600 काइंड्स जो है आराम से मौजूद हैं। अब क्वेश्चन इज दैट कि इस कैक्टस को आप इस्तेमाल कहाँ कर रहे हो। आप क्या ये कैक्टस आपकी होम्योपैथिक में इस्तेमाल हो रहा है, आप जो पिल्स यूज़ करते हैं, जो पेन किलर्स यूज़ करते हैं, उस पेन किलर में आपके पास आपके कैक्टस की कोई ना कोई किस्म जो है वो क्या होती है, इस्तेमाल हो रही होती है। और कैक्टस हासिल करने का रिसोर्स क्या है आपके पास, डेजर्ट रिसोर्स है। ठीक है। अब और फिर अगर आप यहाँ पर बात करें कोल्ड डेजर्ट की आप बात करें तो कोल्ड डेजर्ट में भी आपके पास क्या है, आपके आपके पास यहाँ से जो है आपकी कुछ वेजिटेशंस हैं जो कि आपको यहाँ से प्रोवाइड हो रही हैं। और सबसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ से सॉइल प्रोवाइड हो रही है। नॉर्मली यहाँ की सॉइल जो है फर्दर, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर, जैसे कि अभी अमेरिका में एक रिसर्च के मुताबिक अमेरिका ने बैन कर दी केमिकल फर्टिलाइज़र को। और उसके बाद उन्होंने जो है इस चीज़ का, उस केमिकल फर्टिलाइज़र को जो है वो 2016 की ये रिसर्च थी जो एग्रीकल्चर बेस्ड रिसर्च थी। उन्होंने वहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर तो बहुत टाइम पहले से काम हो रहा था कि इट इज़ नॉट अ गुड फॉर हेल्थ। और यहाँ पर जो है हमें इस चीज़ को जो है रिप्लेस करना है किसी न किसी चीज़ से। तो फाइनली जो उसका शॉर्ट कमिंग सोल्यूशन निकाला गया, वो शॉर्ट कमिंग सोल्यूशन ये निकाला गया कि भाई केमिकल फर्टिलाइज़र को आप रिप्लेस कर दें। जो ग्लेशियर सॉइल है, इस ग्लेशियर सॉइल को आप मिक्स करें अपनी नाइट्रोजेनिक सॉइल के साथ। और वो नाइट्रोजेनिक सॉइल जो है वो दोनों सॉइल मिलकर आपस में जो है उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करेंगी, मतलब मिट्टी की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे। एंड फाइनली आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकते हो और उससे एक पर हेक्टर पर जो है आप एक अच्छी फसल जो है वो हासिल कर सकते हो। तो दैट इट्स ऑल्सो द सोल्यूशन कि आप जो है अपने ठंडे एरियाज़ को जो है इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ओशियन, सेवन ओशियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ओशियन, दैट इज़ ऑल्सो द रिसोर्सफुल। ये तमाम के तमाम जो है वो ज़्यादा रिसोर्सफुल मौजूद है। यहाँ पर आपको फ़िशिंग मिल रही है। फ़िशिंग जो है वो यहाँ से आप जो है आराम से क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। फ़िशिंग के रिसोर्सेज जो है आप आराम से यहाँ से हासिल कर सकते हैं। फ़िशिंग के रिसोर्सेज हासिल करने के साथ साथ आप जो है यहाँ पर ट्रैवल की सबसे ज़्यादा जो है आपको सहूलत मिलती है। कमर्शियल एक्टिविटीज़ की बेस पे आपको जो है ना ट्रैवलिंग सहूलत आपको यहाँ पर मिल रही है। जब आपके पास ट्रैवलिंग सहूलत यहाँ पर मिल रही है तो इसके अलावा अगर आप अभी की, हम 2017 या 2016 की बात करें तो एक स्टडी जो है इस चीज़ को प्रिवेल करती है कि ह्यूमन्स अभी तक सिर्फ समुंदर को जो है 5000 टू 12000 फीट तक जो है एक्सप्लोर करने में कामयाब हुए हैं। इसके अलावा भी लातादाद रिसोर्सेज जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ओके। तो ओशन इज़ द ऑल्सो पार्ट द फिजिकल फीचर ऑफ द वर्ल्ड। नाउ सम अप करें ज़रा हम फिजिकल फीचर ऑफ द वर्ल्ड को, तो सबसे पहले हमारे पास ग्रासलैंड मौजूद था। हमने ग्रासलैंड को अंडरस्टैंड किया कि व्हाट इज़ ग्रासलैंड और ग्रासलैंड की इंपॉर्टेंस क्या है कमर्शियल एक्टिविटीज़ के साथ। देन फिर हमने इस चीज़ को देखा कि आपके पास ओशियन और आपके माउंटेन, आपके रिवर, आपके डेजर्ट जो है वो किस तरीके से आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ में आपको पार्ट कर रहे होते हैं। नाउ ये जो रीजन है, ये जो रीजन हम इस दुनिया को
डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आपका जो सन है वो सबसे ज़्यादा मेन रिसोर्स है इस पूरी दुनिया में रिसोर्सेज या वेजिटेशन को ग्रो करने में। उस वेजिटेशन को जो है उस वेजिटेशन को ग्रो करने में और जो है आपके अपने लाइवलीहुड को जो है हासिल करने में आपके पास सन जो है वो एक मेन रिसोर्स है। अब अमूमन ज्योग्राफिक स्पेशलिस्ट क्या करते हैं, इस दुनिया को जो है थ्री लाइंस में जाकर डिवाइड कर देते हैं। ओके, जैसे कि आपके पास सबसे पहले जो है इक्वेटर होता है, देन ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉन होता है एंड ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर होता है। ओके, अब हम इक्वेटर आप लोग बार-बार सुनेंगे। अपनी कमर्शियल ज्योग्राफी में जब भी आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे होंगे, तो वहाँ पर एक वर्ड ज़रूर सुनेंगे, दैट इज़ द इक्वेटर रीजन, दैट इज़ द इक्वेटेरियर। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना वहाँ पर क्या कर रहे हैं, अ, सुन रहे हैं। और अब हमें जो है इक्वेटर को अंडरस्टैंड करना चाहिए। इक्वेटर इज़ द सेंट्रल लाइन ऑफ द अर्थ। ये आपका सेंट्रल लाइन है, लेकिन सेंट्रल लाइन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर थ्रू आउट द एयर सनशाइन स्प्रेड अवे आपके इक्वेटर पे पड़ रही होती है। ओके, थ्रू आउट द ईयर पूरे साल इक्वेटर के ऊपर जो है आपके पास क्या है, आपकी सनशाइन जो है वो यहाँ पर पड़ रही है। अब सनशाइन जो है ना आपके इक्वेटर पे मौजूद है, तो इसका मतलब सिंपल क्या हुआ, इक्वेटर पे होने की वजह से गर्मी ज़्यादा है, गर्मी, टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर किसका रिसोर्स होता है, आपकी रेनफॉल का। ओके, रेनफॉल ज़्यादा पड़ना शुरू हुई, उस अल्टीमेटली थर्ड आपके पास प्रोसेस क्या स्टार्ट हो जाएगा, आपकी फॉरेस्ट्री जो है वो थिक होगी। आपके पास अगर आपकी फॉरेस्ट्री थिक है, तो इस ये जो फॉरेस्ट्री आपकी थिक हो रही है, ये आपको वेजिटेशन प्रोवाइड कर रही है, वो आपको एनिमल हंटिंग के लिए प्रोवाइड कर रही है, और आपको वो दूसरे कमर्शियल यूसेज के लिए जो है वो चीज़ें जो है ना प्रोवाइड कर रही है। इट मीन्स ऑफ दैट इक्वेटर रीजन जो होते हैं वो आपके रिसोर्सेज के लिए सबसे ज़्यादा आप इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इक्वेटर रीजन के ऊपर उनकी जो खास बात होती है वो सिंपल क्या खास बात होती है कि थ्रू सनशाइन आपके पास थ्रू आउट द एयर स्ट्रेट अवे पड़ेगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा और रेनफॉल बहुत ज़्यादा होगी, और उन दोनों की वजह से जो कॉसेज होंगे, जो कॉन्सिक्वेंसेज हमें मिल रहे हैं, वो आपके पास आपके जो है थिक फॉरेस्ट्री जो है वो वहाँ पर मौजूद है। तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट आप सबसे ज़्यादा सुनेंगे कि अमेजोन ब्राज़ील में मौजूद, और जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा थिक फॉरेस्ट मौजूद है। देन फिर आपके पास हवाइन रेन फॉरेस्ट मौजूद है, आपके पास जो है हार्पन रेन फॉरेस्ट मौजूद है, मडगास्कर है, अटलांटिक है एंड डेंटरी मौजूद है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चीज़ आप डिस्कस वहाँ पे कर रहे हो कि आपके पास अमेजन रेन फॉरेस्ट मौजूद है, और सबसे ज़्यादा वेजिटेशन क्या कर रहे हैं आप यहाँ से एक्वायर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेटर रीजन की सबसे हम स्पेसिफिकली अगर बात करें, तो इक्वेटर रीजन वो तमाम के तमाम रीजन जहाँ पे थ्रू आउट द एयर आपके पास सनशाइन जो है मौजूद होती है, और जो कि रीज़न होती है आपके थिक फॉरेस्ट की। देन ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर की बात करते हैं। पहले हम इसको जो है अपने मैप से देखते हैं। इक्वेटर रीजन के जो आपके पास लेफ्ट साइड पे मौजूद है, दैट इज कॉल्ड द ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, और जो आपके पास लेफ्ट साइड पे मौजूद है ये आपके पास है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नाउ अब इन तीनों लाइंस को कौन डिफरेंस कर रहा है, सिर्फ आपके पास आपके सन स्ट्रोक इसको डिफरेंट करें। इक्वेटर की हमने खास बात देख ली कि इक्वेटर की जो है ना आपके पास क्या कब मिल रही है, आपको थ्रू आउट द एयर मिल रही है। तो आपके पास आपका जो कैप्रिकॉन है, उस कैप्रिकॉन पे जो आपकी सनशाइन पड़ रही होती है, वो उसका टाइम ड्यूरेशन होता है जून टू जुलाई। जैसे कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान कहाँ पर है, आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे मौजूद है। और आपके पास आपके दूसरे जो रीजन्स हैं वो आपके पास, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ब्राज़ील की बात करें, ये कहाँ पर मौजूद है, आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे मौजूद है। नाउ अब हम अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे आपके पास आपकी सनशाइन किस टाइम पीरियड में पड़ती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आपके पास आपकी सनशाइन जो है वो किस टाइम पीरियड में मौजूद होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो सनशाइन होती है वो आपके पास जून टू जुलाई के टाइम ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा होती है, और ये बात आप खुद भी, क्योंकि आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में मौजूद हैं, तो आप इस बात को जो है विटनेस करते हैं कि जून जुलाई में आपके पास जो है मूनसून आना स्टार्ट होता है, जून जुलाई में जो है आपके पास रेनफॉल आना स्टार्ट होती है, और देन फिर उसके बाद आपकी वेजिटेशन की, क्योंकि हम टू टाइम पीरियड में वेजिटेशन कर रहे होते हैं, फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ को हम रन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपके पास आपकी जो गर्मियों की जो धूप है वो आपके पास जून और जुलाई का टाइम ड्यूरेशन है, और जून और जुलाई में जो है आप क्या करेंगे, हाई पीक के टेम्परेचर को जो है वो फेस करेंगे, और वहीं से जो है आपके पास आपकी रेनफॉल, मानसून जो है आपका स्टार्ट हो रहा होता है। अब इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ कौन-कौन से हैं इसमें?
यहाँ पर आपके पास जो है इक्वेटर के ऊपर जो है आपका मैक्सिको मौजूद है, इजिप्ट मौजूद है, सऊदी अरबिया के एरियाज मौजूद है, मतलब इन सेंस ऑफ दैट मिडिल ईस्ट आपके पास कंप्लीट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में मौजूद है, इंडिया मौजूद है एंड साउदर्न चाइना मौजूद है आपके पास आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है, अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मतलब जून जुलाई का एरिया कैंसर के पास मौजूद है। आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के पास जो आपकी सन स्ट्रोक पड़ रही होती है वो सबसे ज़्यादा आपके पास सितंबर टू अक्टूबर एंड दिसंबर का एरिया ऐसा होता है जहाँ पर आपके पास आपकी स्ट्रेट अवे जो है वो मौजूद है। सन स्ट्रोक वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है पड़ रही है और हाई टेम्परेचर जो है ये फेस कर रहे हैं। तो ये साउदर्न टेम्परेचर पार्ट है जो यहाँ पर आप क्या कर रहे होते हैं, इसको विटनेस कर रहे होते हैं, और इनके एरियाज जो हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका एंड नीमीबिया, ये 3 एरियाज जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के लिए, ठीक है? इट मीन्स ऑफ दैट अब जब हम इसकी डिफ्रेंसिएशन याद रखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कौन से एरियाज आते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में कौन से एरियाज आते हैं, और फिर इक्वेटर पे जो है वो कौन कौन से कंट्रीज मौजूद हैं, वहाँ से हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी कि अब वहाँ पे कौन कौन से रिसोर्सेज मौजूद हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए आप क्या कर सकते हैं, अपनी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ज़मीन को हॉरिजेंटल पार्ट इट्स अ लैटिट्यूड, ज़मीन को वर्टिकल पार्ट इज़ अ लॉन्गिट्यूड। बस हमें कमर्शियल ज्योग्राफी में इतना ही याद रखने की जो है, इतना ही अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। देन पोलर रीजन, वो तमाम के तमाम रीजन जो आपके पास साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल पे मौजूद है, ये आपके पास क्या कहला रहे हैं, पोलर रीजन कहलाते हैं। तो आंध्रा रीजन, वहाँ जैसे कि जो हमने देवसाई की बात की कि बहुत ठंडा एरिया है, तो वो तमाम के तमाम एरियाज जो कि बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं, उनका माइनस डिग्री पे चला जाता है आपके पास, वो आपके पास पोलर रीजन कहलाते हैं। मेडिटेरेनियन रीजन, वो तमाम के तमाम रीजन्स जो कि आपके पास मेडिटेरेनियन सी के पास मौजूद हैं, वो आपके पास जो है मेडिटेरेनियन रीजन कहलाते हैं। नाउ ये जो हम टाइमिंग की कैलकुलेशन करते हैं, ए एम पी एम, तो प्राइम मेरिडियम इज़ द टाइम जो कि आपके पास पूरी दुनिया में ग्रीनविच इंग्लैंड का एरिया ऐसा है जहाँ पर आपके पास टाइम ज़ीरो होता है। देन वहाँ से टाइम जो है फिर ट्रैवल करना स्टार्ट करता है। इसकी कैलकुलेशन कैसे हुई, इसको हमने किस तरीके से जस्टिफाई किया, इट हैज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग रिसर्च। लेकिन कहीं मौका मिलेगा तो हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि ग्रीनविच पे आपके पास टाइम जो है वो क्या है, ज़ीरो है। जैसे कि अगर हम पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम की बात करते हैं तो बोलते हैं +5 GMT। तो इसका मतलब है कि ये कैलकुलेट करके कहीं ना कहीं से आया होगा कि +5 GMT जो है वो कैसे। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के माइंड में ड्रॉप करके जा रही हूँ, स्टूडेंट इसको ज़रूर फाइंड आउट कीजिएगा कि आप इस टाइम को किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हो। टाइम इज़ मनी, तो इस मनी को भी जो है पता होना चाहिए कि ये कहाँ से हमने हासिल किए। नाउ इन्फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड हम यहाँ पर अंडरस्टैंड कर चुके हैं, जिससे हमें जो है अपनी कमर्शियल ज्योग्राफी की बहुत सारी चीज़ों को जो है अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। आगे जाके जब हम जल्दी जल्दी किसी भी टर्म का नाम लेंगे तो मुझे वहाँ पे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे पता होगा कि मेरे स्टूडेंट को ये पता है कि ये स्पेसिफिक चीज़ जो है वो कहाँ पर और किस तरीके से और किस तरह वर्क कर रही होती है। देन कमर्शियल ज्योग्राफी की अब डेफिनेशन पे आते हैं। ये आपके पास आपके सारे कॉन्टिनेंट और उनके की फीचरिंग्स मौजूद हैं कि इनके लैंडमार्क्स क्या हैं, इनका एरिया क्या है। इसको हम ज़रा ड्रॉप करते हैं। अब आ जाते हैं हम कमर्शियल ज्योग्राफी पर। नाउ कमर्शियल ज्योग्राफी जो है आपके पास हर वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ जो कि आप अपने फिजिकल इन्वायरमेंट से रिलेट करने के बाद परफॉर्म करें, दैट इज़ कॉल्ड द कमर्शियल ज्योग्राफी। इट मीन्स दैट इस पूरे डेफिनेशन में दो चीज़ें, दो एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, द वे मैन एडजस्ट हिज इकोनॉमिकल एक्टिविटी टू द फिजिकल इन्वायरमेंट। हर इंसान जो अपनी इकोनॉमिकल एक्टिविटी को अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहा है, वो वहाँ पर क्या कहला रही है आपके पास, जोग्राफिकल या कमर्शियल जोग्राफी कहला रही है। इट मीन्स दैट कि रिलेशनशिप है आपके पास किस चीज़ का, लैंड और ह्यूमन का। जहाँ पर इंसान रह रहा है वहाँ पर रहते हुए जो है वो अपनी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को रन कर रहा है, तो वहाँ पर रहते हुए अपनी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को रन करना शुरू कर दें, तो दैट इज़ कॉल्ड द कमर्शियल ज्योग्राफी। फॉर एग्जांपल दैट अगर हम अपने पाकिस्तान के डोमेन में रहते हुए बात करें, तो पाकिस्तान के डोमेन में जून जुलाई में जो है कॉफ़ी पीना खासा जो है, जो लोग यूज़ टू हैं वो तो पी रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉफ़ी पीने को एक रिजम्बल किया जाता है कि आप सिर्फ जो है विंटर में ही कॉफ़ी पी सकते हैं। ओके, नाउ इसके बाद जो है ये रिलेशनशिप आपने यहाँ पर कंसीडर किया। अब काइंड्स ऑफ कमर्शियल ज्योग्राफी या काइंड्स ऑफ ज्योग्राफी की बात करें, सबसे पहले जिसको हम पढ़ रहे हैं
यहाँ पर हम इकोनॉमिकल एंड कमर्शियल ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, तो इट मीन्स दैट एक ह्यूमन अपने लाइवलीहुड को किस तरीके से कंप्लीट करेगा, अपने रिसोर्सेज वो कहाँ-कहाँ से एक्वायर्ड करेगा और अपने रिसोर्सेज को एक्वायर्ड करते टाइम वो किस तरीके से जो है चीज़ों को हैंडल करेगा,